हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटीआर 3B मार्च मंथ की जो आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उसमें आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा ताकि जो है आपको फ्यूचर में जीएसटी से कोई भी नोटिस ना आए। जो मार्च मंथ के आप रिटर्न फाइल करते हैं अप्रैल में, काफी क्रूशियल रिटर्न है। जो भी आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है वो आपको चेक कर लेने होते हैं। अगर कोई इन एलिजिबल आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी आपको रिवर्स करना होगा। ऐसे काफी सारे पॉइंट्स है जो कि मैं यहाँ पर बताऊंगा। जीएसटीआर 3B का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपकी स्टार्टिंग से अप्रैल से लेकर फेब तक की कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in, इस पर आकर आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने भी कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद अगर आपने अपनी मार्च मंथ की जीएसटी R1 फाइल कर दी होगी तो आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो पहले आपको मार्च मंथ के लिए R1 फाइल करनी होगी, उसी के बाद जो है आप जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे। तो आप जो है पॉइंट नोट करते रहिएगा, मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा। सबसे जरूरी बात है कि अगर आपकी जीएसटीआर 1 में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप जो है जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको करेक्शन करने हैं करंट मंथ के रिगार्डिंग वो आप आराम से कर पाएंगे। इससे पहले भी मैंने जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड किया था। तो ये आपके पास लास्ट चांस है। अगर मार्च मंथ में कोई भी आपकी मिस्टेक है और वो आप सही करना चाहते हैं, कोई बिल्स आप ऐड करना चाहते हैं फर्दर, तो 1A के थ्रू आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो है व्यू का ऑप्शन दिया जाएगा जीएसटीआर 2B का और जीएसटीआर 2A का। ठीक है, ये आपकी जीएसटीआर 3B रिटर्न आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप से टेबल्स ओपन होंगी। इसमें यहाँ पर आपको मल्टीपल टेबल्स देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले जो टेबल है 3.1, इसके द्वारा आपकी लाइबिलिटी डिसाइड होगी। 3.1.1 ये जो टेबल है स्पेशली जो ई कॉमर्स स्पेसिफाइड है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंडर में, उनके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है। 3.2 में जो डाटा है यहाँ पर कुछ भी फीड नहीं करना है, ये भी ऑटोमेटिकली डाटा आता है। आपको जो डिटेल्स फीड करने की रिक्वायरमेंट आती है 3.1 में, 4 में, 5 में एंड 5.1 में। अब इसमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है वो सबसे जरूरी है। सबसे पहले आप नोट करें 3.1 में काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने अभी तक भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जो रूल्स है प्रोविजंस है उनको फॉलो नहीं किया होगा। तो आपको यह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आप जो है पूरे साल का जो भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप यहाँ पर क्लेम भी कर सकते हैं और उसको जमा भी कर सकते हैं। जमा करने के लिए जो आपकी टेबल है 3.1 वो यूज होगी और क्लेम करने के लिए टेबल 4 यूज होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ काफी सारे पर्सन ने ERCM की मिस्टेक कर दी होगी। तो इसके लिए टेबल 3.1 की जो ये आपकी रो नंबर D है 3.1.D, इसके अंदर में आपको वैल्यू एंटर करनी है। सपोज करें पूरे साल में आपका जो है फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए का आपका वो जो आपने गुड्स या सर्विस था उसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, पर 18% का जो है आपका जीएसटी एप्लीकेबल था। तो आपको जो है इस तरीके से वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपने अदर स्टेट से लिया है, अगर लोकल से लिया है फिर आपको CGST या GST लगेगा और आपको जो है यहाँ पर दोनों के लिए हाफ ऑफ वैल्यू एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मतलब ये जो फिगर्स है ऑटोमेटिकली नहीं आती है और R1 में भी इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे जब आप इसको यहाँ पर एंटर कर लेंगे उसके साथ साथ ही आप जो है टेबल नंबर 4 में इसको क्लेम जरूर करिएगा। इसके लिए जो टेबल नंबर 4 है उसमें ये टेबल बनाई गई है 3, इसमें यहाँ पर इसको आप क्लेम कर पाएंगे। जो भी रेस्पेक्टिव CGST या GST है उस तरीके से आप इसको क्लेम करेंगे। पहली जो मिस्टेक है वो आपको ये करेक्ट कर लेनी है। इस तरीके से अगर आपकी टेबल ये इस टाइप से हाईलाइट होती है इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली सबसे जरूरी चीज आपको क्या करनी है, आपको सर्विस में आना है, यहाँ पर यूजर सर्विस में। उसके बाद यहाँ पर आपको रिटर्न्स डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपेरिजन, इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ये आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी R1 और 3B इसके मिसमैच शो करेंगे अगर कोई मिसमैच है ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई भी आपका मिसमैच आ रहा है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो मिसमैच सारा का सारा आपका मार्च में कवर हो जाना चाहिए ताकि आपका टोटल डिफरेंस नील हो सके। ये रहा आपका आउटपुट जो कि 3.1 को अफेक्ट करेगा। तो अगर टैक्सेबल वैल्यू में भी डिफरेंस है तो आप मैनुअली वहां पर जो है उसको भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एक जो फर्दर टेबल्स दी जाती हैं, ये वाली मल्टीपल टेबल्स दी गई है, उसी में एक टेबल आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि आपकी टेबल नंबर 4 होगी। इसमें क्या है कि आपका पूरे साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको देखने के लिए मिलेगा, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B का कंपेरिजन। तो आपका ऐसा हो सकता है कि भाई आपने जो है बिना देखे 2B के हिसाब से पूरा का पूरा क्रेडिट क्लेम कर लिया। तो
अब इसमें 3 पॉइंट आते हैं। एक ऐसा आईटीसी जो कि आपको क्लेम करना था और आपने अभी तक क्लेम नहीं किया, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपकी पूरी जीएसटीआर 2 भी जनरेट हो चुकी है, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि मार्च मंथ में अगर आपने पिछले प्रीवियस मंथ में कोई आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया है तो आप क्लेम कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आता है कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है, आपने मैनुअली जो है पहले फीड कर दिया था, फिर बाद में आपको पता लगा कि ये तो आपने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर लिया है, तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जो क्लेम करना है, रिवर्स करना है, मैं भी आपको बताऊंगा, टेबल नंबर 4 में होगा। थर्ड नंबर पे होगा कोई ऐसा इनएलिजिबल आईटीसी या फिर वो आईटीसी जो कि आपको रिवर्स करना था, तो भी आप जो है रिवर्स कर पाएंगे। तो आपके पास लास्ट चांस है मार्च में आपकी पूरे साल का आपको एक बार समरी बना लेनी है, जिससे कि आपका जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच है उसके नोटिस आप सेव हो जाए। तो इसके लिए आप टेबल नंबर 4 यूज करेंगे। बाकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग टेबल नंबर 1 दी गई है, ठीक है, और टेबल नंबर 2 प्रोवाइड की गई है। ये आप एक बार चेक कर ले, अगर आपके एसईजेड में भी कोई सप्लाई होती है तो उसके लिए टेबल नंबर 3 दी गई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे क्लेम करना है उसके लिए टेबल नंबर 5 है, और रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जो कि इनपुट टैक्स रेट पे आपने क्लेम किया हुआ वो टेबल नंबर 6 है। तो ये सारी की सारी जो टेबल्स है आपको एज ए टैक्स टूल फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, और इसको आप एक्सेल में डाउनलोड करके इसकी जो समरी है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है। यही रिटर्न्स में आपको जो है एक और टूल देखने के लिए मिलेगा, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इनवर्ट सप्लाई के रिगार्डिंग ऑनलाइन ये टूल देखने के लिए मिलेगा। इसको आप एक बार चेक कर लें पूरा, क्योंकि ये जो टूल है ये पीरियडिकली अपडेट होता है। अगर आपने कोई ऐसा इनवॉइस है जो कि पेंडिंग में रखा हुआ था, तो आप उसको एक्सेप्ट करके वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी आप क्लेम कर लीजिएगा। अगर कोई रिजेक्ट हो गया है तो वो फिर आपको, अब जो भी रिजेक्ट आपके यहाँ पर पॉइंट्स थे वो तो आपको फैब में करेक्ट करना था, ताकि वो मार्च में फिर से सामने वाले पर्सन अपनी सप्लाई में इनिशिएट करे। लेकिन उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, और यहाँ पर आईएमएस टूल का आपको जरूरी यूज करना है। जो भी आपका एलिजिबल आईटीसी है, जो आपके क्रेडिट नोट्स हैं और जो भी मिसमैच आ रहे हैं वो आपको सही तरीके से चेक कर लेने हैं। इसके बाद चलते हैं फाइनल जो अपनी जीएसटीआर 3 भी है, उसमें आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको सबसे पहले जो है टेबल जो हमारी 3.1 है वो एक बार समराइज कर देता हूँ, उसमें क्या क्या डिटेल्स आती है। वैसे तो जीएसटीआर 3 रिटर्न्स में जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे डाटा है जो कि यहाँ पर नहीं आते हैं, और काफ़ी सारे पर्सन जो है उसके रिगार्डिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। 3.1 जो टेबल्स यहाँ पर दी गई है उसमें जो है आपकी सबसे पहले टेबल आती है आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग जो भी आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी करेक्ट करना है तो आप जीएसटीआर 1 के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें करेक्शन के लिए टूल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कोई ऐसी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो कि 0 रेटेड थी, नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड है, तो वो भी आप अलग से यहाँ पर शो कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पर शो किया और आपका R1 में मिसमैच रह गया तो उसके रिगार्डिंग में आपको नोटिस आ सकता है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की तो R1 में कहीं रिपोर्टिंग नहीं होती, उसका आपको खुद से ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 3.1 टेबल में आपको चीज ध्यान रखनी होगी। 3.1.1 जो टेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ई कॉमर्स सप्लायर्स के लिए स्पेशली जो कि सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंडर में सप्लाई इनिशिएट करते हैं, तो ये उनके लिए है टैक्सेबल वैल्यू। और जो बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स है जो कि रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं, वो इनके लिए यहाँ पर वैल्यू एंटर होगी, ठीक है। तो इसमें एज एन जनरल पर्सन आपको कोई भी डिटेल्स एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। जो टेबल है ये आपकी पूरी की पूरी फ्रिज है, इसमें कोई भी डिटेल्स आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई करेक्शन करना है तो आपको जो है R1 के थ्रू करना होगा, जीएसटीआर 1 के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 में काफ़ी सारी गलती यहाँ पर हो जाती हैं, आपको बता देता हूँ। इसकी जो पहले वाली टेबल्स हैं, टेबल 1, 2, ये जो 2 टेबल्स हैं इंपोर्ट के रिगार्डिंग है, जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST टैक्स पे किया हुआ है उसका आप यहाँ पर ITC क्लेम करते हैं। टेबल नंबर 3 का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो आप इनवर्ट सप्लाई जिस पर आपने कोई सर्विस या गुड्स बाय किए हैं जिन पर स्पेशली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एप्लीकेबिलिटी आती है, वो आपको यहाँ पर क्लेम करना होता है। IGST के रिगार्डिंग भी काफी सारे पर्सन क्या होते हैं कि जो मेन यहाँ पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन है उससे यहाँ पर आपको एलोकेट होकर आता है, तो ये वैसे फिगर ऑटोमेटिकली आती है, लेकिन अगर आपकी कोई वैल्यू मिस हो गई है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी जितने भी ऑल अदर ITC है वो आप टेबल नंबर 4 की ये जो रो नंबर 5 है इसमें आप क्लेम करते हैं। तो टोटल ITC आपको पहले यहाँ पर क्लेम करना होता है, जो आपका रह गया है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी रिवर्सल के लिए जो है वो टेबल, इसकी टेबल 4 की ये जो B पार्ट है यानी कि टेबल 4B ये यूज होती है। इसमें आपके कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनमें आपको रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट आती है, या फिर कोई परमानेंट टाइप का आपका रिवर्सल था, इनका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना था, ऐसा व्हीकल हो गया, कोई पर्सनल यूज के लिए आपने बाय किया उस पर GST नंबर दे दिया, तो वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर रिवर्स करनी होगी।
कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आपको अभी फिलहाल टेम्परेरी रिवर्स करना है, बाद में उसको रिक्लेम करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें जो 180 डेज वाले पेमेंट के रूल हैं, यहाँ पर आपने पेमेंट नहीं की तो आपको रिवर्सल करना होता है, फिर उसके बाद आप बाद में उसको क्लेम कर सकते हैं। तो विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये जो इसका सेकंड पार्ट बनाया गया है ये इसी के लिए है। पहले आप इसको यहाँ पर एंटर करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो आपका आईटीसी है ये रिवर्स हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग जब आप इसको रिक्लेम करेंगे तो जिस पीरियड में रिक्लेम करेंगे उसके लिए आपको टेबल डी यूज होगी। तो आपका जो नेट आईटीसी आप यहाँ पर टेबल नंबर सी तक देख रहे हैं वही आपका फाइनल आईटीसी है जो कि आप लेने के लिए एलिजिबल है। अब इसके रिगार्डिंग टेबल नंबर डी में 2 रिपोर्टिंग टेबल्स दी गई हैं। जो भी आप यहाँ पर टेबल 4B2 के अंडर में पहले आपने रिवर्स किया था, आप रिक्लेम कर रहे हैं, वो वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लेम तो आपको इसी टेबल में करना होगा 5 में, जब भी आप नेक्स्ट में करेंगे। वैसे इसके रिगार्डिंग अलग से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अलग से सेपरेट पॉइंट दे दिया गया है। और जो आप रिवर्सल कर रहे हैं 16 सबसेक्शन 4 के रिगार्डिंग या पीओएस रूल के रिगार्डिंग, जैसे कि आपने कोई ऐसी सर्विस लिया होटल की जो कि आपकी आती है कि भाई वो रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है पीओएस रूल के अकॉर्डिंग, उस पर जो है आप अगर सेम स्टेट में नहीं है तो उसमें जीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो उस टाइप की जो सर्विसेज है वो रेस्ट्रिक्ट रहती है, उस पर आरईटी से आपको एलिजिबल नहीं होता है। उसकी रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पर करनी है। और रूल जो आपका सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है, अगर उसमें भी आपकी कोई रिवर्सल की रिक्वायरमेंट आ रही है तो रिवर्सल तो आपको इसी पॉइंट में करना होगा, लेकिन वो इनएलिजिबल आईटी से आपको यहाँ पर अलग से रिपोर्ट जरूर करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में जो नोटिस आते हैं तो उसमें ये चीजें क्लैरिफाई की जाती है कि आपने रिपोर्टिंग जो है सही तरीके से नहीं की है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल आती है टेबल नंबर 5। काफी सारे ऐसे पर्सन है जो कि आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, जो कि उनके एग्जेम्प्टेड या निल रेटेड या फिर नॉन जीएसटी हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वो परचेज भी करते हैं। तो परचेज की वैल्यू तो कहीं पर एंटर ही नहीं करते, तो यहाँ पर आपको परचेज की वैल्यू भी एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आपने किसी कंपोजिशन पर्सन से कोई गुड्स बाय किए हैं, कोई एग्जेम्प्टेड या निल रेटेड सप्लाई आपने बाय की है, तो वो जो परचेज आपको यहाँ पर दिखानी होती है। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब जो अदर स्टेट से सप्लाई है, इंटर स्टेट मतलब लोकल सप्लाई। तो ये अलग से रो और कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं, इसके अंडर में आपको वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट आती है। ये केवल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए ये वाली टेबल। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 5.1। इसके अंडर में जो भी आपने अगर कोई प्रीवियस मंथ में डिले पेमेंट किया जीएसटी की, तो उसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट की लायबिलिटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आती है, और अब आप इसको कम नहीं कर सकते, इंक्रीज जरूर कर सकते हैं। लेट फीस वाला क्राइटेरिया वो तो ब्लॉक्ड है, लेकिन इसमें भी अब जो यहाँ पर आपको एडिट करने के लिए अलाउ किया जाता है, लेकिन आप जो है केवल हायर साइड ही एडिट कर सकते हैं। तो आप एक बार रिकम्प्यूट इंटरेस्ट पर क्लिक करें, उसके बाद जो वैल्यू जा रही है उनको एक बार चेक कर लें, उसके बाद कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव जीएसटीआर 3 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट करें, काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे जो कि यहाँ पर जीएसटी कैश में पे नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, फर्दर एडजस्ट करते जा रहे हैं, तो आपको जो है रूल 86B का भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट आती है। और अगर आप उसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अपनी तरफ से भी अगर आप चाहें तो मैनुअली यहाँ पर टैक्स जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो वैल्यू है उनको मैनुअली आप कम कर दीजिएगा, तो इससे जो आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी है वो आप यहाँ पर आपको शो करेगी। उसके रिगार्डिंग आपको जो है चालान पहले पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जब आप ये चालान पे कर देंगे उसके बाद जो है आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पर आपको क्लिक करके लायबिलिटी को सेट ऑफ करना होता है। तो इस केस में जो है सबसे पहले चालान क्रिएट करेंगे, एग्री पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करके जो चालान है वो आपको जो है पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जो है बैंक में जाकर एनईएफटी करना चाहते हैं तो बैंक सेलेक्ट करके जनरेट चालान हो जाएगा। काफी सारे बैंक की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। बैंक में ओवर द काउंटर जमा करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें 10,000 रुपए की लिमिट रहती है। अगर आप ई पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है जनरेट चालान पर क्लिक करके जो वैल्यू है यहाँ पर क्रिएट करनी होगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम काफी सारे ऑप्शंस एनेबल होते हैं, तो उसकी यहाँ पर जो है पेमेंट कंप्लीट करनी होती है। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल जनरेट चालान पर क्लिक करूंगा, देन उसके बाद यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट करूंगा। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। नेट बैंकिंग, सारे ऑलमोस्ट बैंकों की नेट बैंकिंग यहाँ पर दी गई है। आप बैंक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एग्री पर क्लिक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जो भी नेट बैंकिंग है के पेज पर आप रिडायरेक्ट होंगे, जिस भी बैंक की आपकी नेट बैंकिंग आपने सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद जो डिटेल्स है वो एंटर करके आपको पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद फिर आप जो है इसी वाले पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आप जो है किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर केवल पेमेंट गेटवे दिए गए हैं, उसको सेलेक्ट करिएगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन आ जाएगा। कुछ माइनर चार्ज एप्लीकेबल हो सकते हैं, वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करके आप एक बार सारे बैंकों के चार्ज देख लीजिएगा, किस पे कितने चार्ज हैं। यूपीआई पे फिलहाल कोई चार्ज नहीं है,
तो आप जो है यूपीआई के द्वारा भी इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लिमिट होती है, 4 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। तो उसके बाद हम पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे, किसी से भी आप कर सकते हैं। एक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद जो है अब आपको ये पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट करेगा। कुछ डाटा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है, 4 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है। आप यहाँ पर चाहे तो क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, या आप जो है यूपीआई आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई आईडी एंटर करनी है, इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड विद यूपीआई पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इस टाइप का मैसेज आएगा और ये आपके जो है कैश लेजर में भी आपको जो है अपडेट होके मिल जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप जो है रिटर्न वाले पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। इसमें भी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो लाइबिलिटी अगर आप प्रीवियस मंथ की लाइबिलिटी को एडजस्ट कर रहे हैं तो उसको अलग से बताने की रिक्वायरमेंट आती है। एग्री पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है ये जो लाइबिलिटी है वो ऑफसेट हो चुकी है। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसके बाद ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद ईवीसी पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कराएंगे और GSTR3 भी आपकी फाइल हो जाएगी। तो ये आपकी जो रिटर्न है फाइल हो चुकी है। डाउनलोड पर क्लिक करके आप जो GSTR3 भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने R1 की रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया था। यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स के काफी सारे वीडियो अवेलेबल है। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।